वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 101। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 101 है। इसमें हम बात करेंगे नर्सिंग से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल स्टेट से जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये स्टाफ नर्स, एएनएम, जेएनएम, सीएचओ, एमपीपीबी, वीआईपीएम्स एंड एमपीएसडब्ल्यू एंड हरियाणा स्टाफ नर्स, पंजाब एंड चंडीगढ़ एंड यूपी and the all other army nursing, CRPF nursing and the एम्स, पीजीआई, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, बिहार, ये सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगर आपको अपना आंसर बताना हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पढ़ लिया आप अच्छे से और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया गया है, स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आप एग्जाम्स में हिचकिचाएंगे नहीं, हेजिटेशन नहीं महसूस होगी आपको अपना आंसर देने में। थोड़ा फास्ट अपना आंसर आप बता सकते हैं और बताएं लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेस्ट फीडिंग जो शिशु को शुरू कर देना चाहिए, या माँ जब अपने शिशु को जन्म के बाद जन्म के 1 घंटे के भीतर क्या होता है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। स्तनपान का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के भीतर बेबी को स्तनपान करा देना चाहिए। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये सभी क्वेश्चन स्टाफ नर्स, एम्स एंड पीजीआई में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। धमनी रक्त का ऑक्सीजन दाब कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ द आर्टेरियल ब्लड? क्या होगा इसका राइट आंसर? जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। कितना? ऑप्शन बी। ये रेंज होती है 60 to 90 mmHg, मिलीमीटर। एच का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, जो धमनी रक्त होता है जिसे कहा जाता है आर्टेरियल ब्लड कहा जाता है, इसमें जो ऑक्सीजन दाब होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 60 से 90 mmHg होना चाहिए। ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जब बाय द वे आपको ऑप्शन में 60 to 90 ना मिले तो आपका आंसर सही होगा 72 mmHg से 100 mmHg के बीच में। तो इस तरह आपको मिल सकता है, तो ध्यान दें आप, mmHg लिखा होगा फिर उसके बाद Hg लिखा होगा। ठीक है, तो 75 से 100 के बीच में होगा। तो ये धमनी रक्त का जो ऑक्सीजन दाब होगा कितना होगा? ऑप्शन भी मोस्टली मिल जाएगा आपको। जब बाय द वे ना हो तब आप ये बताएंगे। आपको एग्जाम्स में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक बात का ध्यान दें, यहाँ पर मेंशन किया गया है 60 से 90 के बीच में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 75 से 100 किया गया है। जितना इधर कम किया गया है उतना इधर बढ़ाया गया है। देखिए आप, यहाँ पर क्या है 60 किया गया है, यहाँ पर 15 बढ़ाया गया है। तो इधर क्या है 90 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 60 से लिया गया, यहाँ पर 75 से लिया गया और यहाँ पर 100 कर दिया गया। तो लगभग जो आंसर होगा वो 60 और 90 के बीच में होगा या इसी के आसपास आंसर आपका होगा एग्जाम्स में। ठीक है, मोस्टली आपको ये मिल जाएगा एग्जाम्स में। ठीक है, बाय द वे ना मिले तो आपको 60 और 90 के आसपास वाला आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें फाइंड करना होता है और मार्क करना होता है इन एग्जाम। तो आप इस तरह बता सकते हैं अपने आंसर। जब ये ना हो तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों एक ही बात है, इक्वल पोर्शन पे लिखे हुए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होगा एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, आप बता सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन सभी सिलेक्टिव हैं। पूछे गए क्वेश्चन है, फ्लैग साइन किस रोग का सूचक है? फ्लैग साइन इज एन इंडिकेटर ऑफ विच डिसीज? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। राइट आंसर होगा इसका सी, क्वेशरकर। फ्लैग साइन किस रोग का सूचक है या फ्लैग साइन किस रोग में देखे जाते हैं? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा ये क्वेशरकर में देखे जाते हैं। क्वेशरकर एक प्रकार की डिसीज होती है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से हो जाती है? प्रोटीन की कमी से। तो आपका आंसर होगा प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तब आप बताएंगे क्वेशरकर हो जाती है। ठीक है, और फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, तब भी आपका आंसर होगा क्वेशरकर। एक बात और समझे, इस पे होता क्या है, क्वेशरकर पे जो बाल्स होते हैं
बच्चों के जिनके अंदर प्रोटीन का कमी होता है तो फ्लैग साइन उन्हीं के बालों में दिखाई देते हैं। फ्लैग साइन का मतलब होता है उनके जो बाल होते हैं काफ़ी खड़े खड़े से बाल होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस पे रहते हैं, और इनके जो बाल होते हैं यहाँ पर हल्के से ब्राउन होंगे, फिर वाइट होंगे, फिर ब्राउन होंगे, मतलब हल्का सा रेडनेस बनाएगी, और बाल इनके क्या होते हैं, खड़े खड़े होते हैं, और इनका स्टमक निकला होता है, और हाथ पैर काफ़ी सूखे से होते हैं, मतलब काफ़ी पतले से होते हैं। ये फ्लैग साइन के लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये लिखा है, पुरुष बच्चों में शिश्न में मूत्र मार्ग का खुलना क्या कहलाता है? इन मेल चिल्ड्रेन व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ द, ये लिखा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन द पेनिस कॉल्ड। क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन आप पढ़ लें अच्छे से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? हाइपोस्पेडियास कहा जाता है। इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन है, आप देख लें, क्वेश्चन पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ओके, हाइपोस्पेडियास कहा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके लिए मेंशन है, इन्हें भी आप समझे। कॉन्जिनेटल कंडीशन, अ कंजिनेटल कंडीशन इन मेल, मेल में एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेनिस। जो यूरेथ्रा ओपन होता है वो अंडर साइड ऑफ द पेनिस के अंदर क्या होता है, ओपन होता है। इसको क्या कहा जाता है? हाइपोस्पेडियास कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए मेंशन है, इसी बात को दोबारा समझाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाइपोस्पेडियास इज अ कंडीशन इन विच द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेनिस इंस्टीड ऑफ द टिप। ओके, क्वेश्चन है हमारा 5, पढ़ ले, आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के लिए एनिमा फ्लूइड का तापमान कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द एनिमा फ्लूइड फॉर चिल्ड्रंस? क्या होगा इसका राइट आंसर? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? 105, 105 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट ये बच्चों के लिए एनिमा फ्लूइड का टेम्परेचर होना चाहिए, यह होता है। अगर सेल्सियस में बात की जाएगी तो आप इसका आंसर बताएंगे 40 सेल्सियस के आसपास या 40.5 सेल्सियस, ठीक है, या 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये है एनिमा फ्लूइड के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। ये बच्चों के लिए इतना टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो आप 105 फ़ारेनहाइट बताएंगे। ये फ़ारेनहाइट को किस पे कन्वर्ट किया गया है? सेल्सियस पे कन्वर्ट किया है। जब इसे सेल्सियस पे कन्वर्ट किया जाएगा तब 40.55 आएगा। इसका मतलब 40.5 के आसपास, मतलब 40.5 के आसपास बात करेंगे इसमें। तो आपको दोनों टेम्परेचर लिख लेना चाहिए, 105 फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में इतना 40.5 आप लिख लें इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, आप पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं। किस अवस्था में लड़कियों में मासिक चक्र एवं लड़कों में शुक्र जनन की शुरुआत होती है? क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लिया आपने, इंग्लिश में पढ़ लें। एट व्हाट स्टेज डज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द गर्ल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन इन बॉय? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनना बॉयज़ में, मेंस्ट्रुअल मतलब होता है एमसी का आना किसमें? गर्ल्स में। तो ये कब शुरू होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है ये कौन सी एज या कौन सी अवस्था में शुरू होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिडल एडोलसेंस कहा जाता है इसे। क्या? मिडल एडोलसेंस। लड़कियों में जो मासिक चक्र होता है वो कब शुरू होता है, और लड़कों में जो शुक्रजनन का निर्माण होता है या स्पर्म का निर्माण होता है वह मिडल एडोलसेंस में स्टार्ट होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं हम ये किस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एज पूछी जाएगी तब आप बताएंगे 10 से 16 साल ये लड़कों के लिए होता है, ठीक है। लड़कों में जो स्पर्म का निर्माण होता है वो थोड़ा बाद में स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी जो होती है वो सबसे पहले गर्ल्स में आती है, ठीक है। वो लगभग क्या होता है 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाती है, दोनों के लिए कॉमन सी बात है। 10 to 12 ईयर्स आप बात करेंगे दोनों के प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों में से प्यूबर्टी के जो लक्षण होंगे गर्ल्स में और बॉय में, तो सबसे पहले किस में आएंगे? तो राइट आंसर होगा गर्ल्स में आते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के लक्षण गर्ल्स में आते हैं। मोस्टली देखा जाता है ये जो गर्ल्स में होते हैं ये 8 साल से 13 साल, 8 साल के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। 8 साल के बाद प्यूबर्टी के लक्षण गर्ल्स में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कॉमनली आंसर होता है वो 10 से 12 साल हम बात करते हैं हमेशा, 10 से 13 साल या 10 से 12 साल। और जो लड़कों में होता है उस पर हम बात करेंगे 11 से 13 के बीच में, या 11 से 14 या 16, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बात करते हैं हमेशा। गर्ल्स में थोड़ा बाद में होता है, लड़कियों में थोड़ा बॉयज में थोड़ा बाद में होगा, गर्ल्स में थोड़ा पहले हो जाता है प्यूबर्टी के लक्षण। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप समझिए क्वेश्चन को। ये पूछा गया एट व्हाट एज डज द स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन? मतलब जो स्पर्म का निर्माण होता है इसका मतलब हम बता रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बॉयज में कब स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जेनेसिस में स्पर्म मतलब होता है स्पर्म, जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति होना, ठीक है, मतलब निर्माण होना। तो कब शुरू होता है? जो बॉयज होते हैं बॉयज में ये
10 से 16 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है स्पर्म का निर्माण। ओके, और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो लगभग 8 साल के बाद, या कॉमनली जो आंसर होता है 10 साल। ठीक है, लेकिन हम इस आंसर को तब मार्क करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, मतलब 10 से 12 साल का बीच वाला ये क्या होता है, गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, और कॉमनली ये बॉयज़ के लिए भी होता है, लेकिन जब भी बात की जाए, मतलब देन का यूज किया जाए इसमें, मतलब इनकी तुलना की जाए, तब आप बताएंगे गर्ल्स में प्यूबर्टी के लक्षण पहले होते हैं, बॉयज़ में बाद में होते हैं। स्पर्म का जो जनरली निर्माण होता है लड़कों में वो होता है 10 से 16 साल के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पर और समझ लें। मेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स व्हेन दे रीच प्यूबर्टी, व्हेन इट यूजुअली फ्रॉम दी 10 to 16 ईयर्स ओल्ड। ये 10 से 16 साल के बीच में बॉयज़ में स्पर्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर होगा आपको जो भी डाउट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस उम्र में लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं? एट व्हाट एज डू द सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्पटम्स स्टार्ट अपीयरिंग इन द गर्ल्स? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, आप बताएं अपना आंसर। किस उम्र में पूछा गया है यहाँ पर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्पटम्स होते हैं ये लड़कियों में कब आना शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गया है, ये 2 ऑप्शन दिए गए, जैसे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन मान सकते हैं। ये 10 से 12 साल की एज में, 10 से 12 साल की एज में लड़कियों में, मतलब गर्ल्स में द्वितीयक, हिंदी में कहा जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इंग्लिश में से सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्पटम्स कहा जाता है। ठीक है, ये लड़कियों में किस उम्र में आते हैं? ये 10 से 12 साल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑप्शन मान सकते हैं आप, लेकिन जो राइट आंसर है 10 से 12 साल, ये लड़कियों के लिए होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्पटम्स नजर आने लगते हैं। ओके, 10 से 12 साल ये कॉमन सा आंसर होता है। कभी कभी बाय द वे ना दिया जाए तो कभी कभी ये दिया जाता है 8 से 13 साल, ये भी दिया जाता है कभी कभी। ओके, लेकिन मोस्टली जो कॉमन होता है ये होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर, आप पढ़ लें, अपना आंसर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, लड़कियों में स्तन अंकुर ब्रेस्ट बड्स के प्रकट होने की घटना क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, CHO में भी, ANM में भी, स्टाफ नर्स में भी। व्हाट इज द अकरेंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट बड इन गर्ल्स? गर्ल्स के बारे में बात किया गया है, उस पर जो स्तन अंकुर होता है वो कब प्रकट होने लगता है, या उसकी जो घटना होती है, ये प्रकट होने की घटना होती है आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल के बाद ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, घटना को क्या कहता है, इस अकरेंस को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये थिलार्चे के नाम से जाना जाता है, या थिलार्की कहा जाता है। कुछ लोग थिलार्की पढ़ते हैं, कुछ लोग थिलार्चे पढ़ते हैं। ठीक है, कई बार हर एक बोर्ड ने, कमीशन ने अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन किया है, तो ये थिलार्की पढ़ा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकट होने की घटना होती है उसे थिलार्की कहा जाता है, ऑप्शन बी। ये कई बार पूछा गया है, आप इसी तरह याद कर लें। अगर एज के बारे में बात करेंगे तो ये 8 साल से स्टार्ट होता है, 8 साल के बाद। ठीक है, ये 13 साल तक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। या यूँ कहें ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो गर्ल्स में होता है वो कौन सी एज में होता है? 8 साल से स्टार्ट होगा, 13 साल तक ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली कॉमन सा आंसर होता है वो ये क्या होता है, 10 से 12 साल होता है। लेकिन जब भी आप बात करेंगे तो हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, पढ़ लें, आप अपना आंसर बता सकते हैं। समय से पूर्व स्तनों का विकास क्या कहलाता है? व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्री मेच्योर ब्रेस्ट? क्या होगा राइट आंसर, आप बता सकते हैं अपना आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्री मेच्योर थिलार्की के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन पे दिया गया है समय से पूर्व जो स्तनों का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, प्री मेच्योर मतलब जिसे कहेंगे, तो इसके लिए थिलार्की वर्ड लगेगा। अभी हमने बताया था जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में वो उसे थिलार्की के नाम से ही जाना जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर प्री मेच्योर लिखा है तो आप भी वर्ड लगा देंगे प्री मेच्योर, आप इस तरह याद कर सकते हैं इसे। समय से पूर्व स्तनों का विकास जो गर्ल्स में होता है उसे थिलार्की के नाम से जाना जाता है। थिलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा थिलार्की में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्री मेच्योर समय से पूर्व, तो आप भी प्री मेच्योर इस पर वर्ड ऐड करेंगे। ओके, प्री मेच्योर थिलार्की कहा जाता है इसे। ओके, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10, पढ़ लें आप अच्छे से और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के लिंग के अनुरूप द्वितीयक लैंगिक गुणों का समय पूर्व विकास क्या कहलाता है? क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किस तरह दिया गया। व्हाट इज द प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल क्वालिटीज करस्पॉन्डिंग टू द जेंडर ऑफ द चिल्ड्रेन? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है आइसोसेक्सुअल प्रिकोसिटी कहा जाता है। बच्चों के लिंग के अनुरूप द्वितीयक, मतलब इस पर गर्ल्स बॉय दोनों इंक्लूड होंगे बच्चों के लिए। ठीक है,
द्वितीयक लैंगिक गुणों का जो समय पूर्व विकास हो जाता है उसे क्या कहता है, आइसोसेक्सुअल प्रिकोसिटी कहा जाता है। जो भी हिंदी मीडियम से इस वर्ड को इंग्लिश में लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में काफ़ी अलग तरह का इसका प्रोनाउंसिएशन होता है या अलग तरह से लिखा जाता है हिंदी में रूपांतरण। तो इंग्लिश में याद करें आप इसे। बच्चों के लिंग के अनुरूप द्वितीयक लैंगिक गुणों का जो समय पूर्व विकास हो जाता है ना, समय से पहले, उसे आइसोसेक्सुअल प्रिकोसिटी कहा जाता है, प्रिकोसिटी। यहाँ पर आप समझ लें पहले आइसोसेल प्रिकोसियस क्या होता है। प्यूबर्टी इज अ डिफाइंड, एक प्रकार का प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं। कैसे डिफाइन किया जाता है, अपीयरेंस ऑफ द साइंस ऑफ द सेकेंडुअल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर द एज ऑफ द 9 ईयर्स इन द बॉयज। जब भी बच्चों में या बॉयज़ के बारे में बात करेंगे आइसोसेक्सुअल प्रिकोसियस प्यूबर्टी के बारे में, इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। 9 साल के लड़कों, 9 साल से पहले इसके लक्षण बॉयज़ में समझ में आते हैं, और 6 से 7 साल के बीच में ये क्या होता है, जो गोरी या काली गर्ल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ सांवली या गोरी काली गर्ल्स होती हैं, उस पर ये लक्षण समझ में आता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर समझ सकते हैं। ये आइसोसेक्सुअल प्रिकोसियस प्यूबर्टी के नाम से इसे जाना जाता है। ये मतलब बच्चों में समय से पूर्व जो विकास होने लगता है, द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो नज़र आने लगते हैं। गर्ल्स में कब, बॉयज़ में कब आएंगे, 9 साल से पहले आ जाते हैं, और लड़कियों में कब आते हैं, ये 6 से 7 साल के पहले आ जाते हैं, या यूँ कहें 8 साल के पहले आ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। रेस्पेक्टिवली इन बोथ गर्ल्स एंड बॉय देयर इज द इंक्रीज ग्रोथ इन द हाइट एंड वेट एंड ये लिखा है ऑसेस मैचुरेशन। ये जो गर्ल्स और बॉयज़ में समय से पूर्व मतलब विकास हो जाता है, उनकी हाइट बढ़ जाती है, बॉडी ग्रोथ होने लगता है, और वेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। ये आइसोसेक्सुअल प्रिकोसिटी के नाम से इसे जाना जाता है। उनके बॉडी में चेंजमेंट आने लगते हैं, इसे आइसोसेक्सुअल प्रिकोसिटी कहा जाता है, मतलब समय से पूर्व जब आएगा। ओके, तो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आप पढ़ लें। ये लिखा है 100 दिन की खांसी के नाम से निम्न में से किस रोग को जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नोन एज द हैंडेड डेज कॉप। क्या होगा राइट आंसर इसका, आप बता सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पर्ट्यूसिस कहा जाता है। 100 दिन की खांसी के नाम से किस रोग को जाना जाता है, पर्ट्यूसिस को जाना जाता है। ओके, इसे हिंदी में बात करें तो हिंदी मीडियम से जो भी है इसे लिख लें, काली खांसी। क्या कहा जाता है, काली खांसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, या कभी कभी इसी वर्ड को थोड़ा कन्वर्ट किया जाता है हिंदी में, तो इसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है। क्या, कुकुर खांसी। लेकिन इंग्लिश में भी याद कर ले, हिंदी में भी याद कर ले, ठीक है। 100 दिन की जो 100 दिन की खांसी के नाम से जाना जाता है वो पर्ट्यूसिस को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। 12 नंबर, हमारे देश में मलेरिया के लगभग 70% मामले प्लाज्मोडियम की किस प्रजाति के कारण होते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। इसके कई कारक जिम्मेदार होते हैं। अबाउट द 70% ऑफ द मलेरिया काजेज इन अवर कंट्री आर काज्ड बाय विच स्पीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम का कौन सा स्पीज होता है जिसकी वजह से 70% मामले देखे जाते हैं हमारे देश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी वाइवेक्स। पी वाइवेक्स ये प्लाज्मोडियम के टाइप्स हैं, ठीक है। ये सभी जितने हैं सभी प्लाज्मोडियम के टाइप्स लिखे हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्लाज्मोडियम का टाइप्स नहीं है। ये लिखा है पी का मतलब होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये लिखा है मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरी कभी लिखा जाता है कभी मलेरिया लिखा जाता है, ठीक है। मलेरी ज़्यादातर मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, इसके जो लक्षण है 2% आते हैं, अफ्रीका में ज़्यादा, अफ्रीका में ये लगभग 40% इसके केसेज मिलते हैं फाल्सीपेरम के। लेकिन जो हमारे देश में मिलते हैं, हमारे देश में पी वाइवेक्स के ज़्यादा मरीज मिलते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम का टाइप्स होता है, मतलब मलेरिया के लिए जो प्लाज्मोडियम जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है, इसके जो टाइप्स होते हैं ये कई टाइप्स होते हैं, 4 या 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये चारों टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं वो इसके मिलते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसी तरह क्वेश्चन को लिख लें, याद कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे ART थेरेपी किस रोग में दी जाती है। ART थेरेपी इज गिवन इन विच डिसीजेज। अकॉर्डिंग टू इसका जो राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एड्स में दी जाती है। ART थेरेपी किस रोग में दी जाती है भैया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्स में दी जाती है। ओके,
यहाँ पर एड्स, ये जो ART का मतलब लिखा है यहाँ पर समझ लें, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। कभी कभी ART नहीं मेंशन होता तो आपको डायरेक्टली पूछा जाता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किस रोग में दी जाती है, तो आपका आंसर होगा एड्स में दी जाती है। किसमें? एड्स में। तो आप इस तरह बताएंगे। कभी कभी इस तरह दिया जाता है, इसे इन ब्राइफ एब्रीविएशन लिखा जाता है इसका, कि ART जो दी जाती है वो किस में दी जाती है, तो आप बताएंगे एड्स में। जब ये न दिया होगा तो आपको इस तरह, क्योंकि ये फुल फॉर्म है इसका, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी की जाती है वो एड्स में की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। ये लिखा है कॉप्लिक स्पॉट किस रोग की विशिष्ट पहचान है? कॉप्लिक स्पॉट आर दी यूनिकली आइडेंटिफाइड फॉर दी विच डिसीज। क्या होगा राइट आंसर इसका? काफ़ी सिंपल है, बताएं आंसर। कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्या? मिजल्स, या खसरा हिंदी में कहते हैं, और मिजल्स से इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो कॉप्लिक स्पॉट किस रोग में देखने को मिलते हैं? मिजल्स पे। इस पे होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो गाल्स होते हैं, गाल्स के अंदर वाला इनर पार्ट जो होता है, चीक का इनर पार्ट, इस पे क्या होते हैं, व्हाइट कलर के दाने या छाले पड़ने लगते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, व्हाइट कलर के, ब्राउन कलर के छाले पड़ने लगते हैं माउथ के अंदर वाले चीक पे। ठीक है, बाहर नहीं, ये एक्सटर्नल बात नहीं करें, इंटरनल जो चीक होते हैं, इसकी जो स्किन होती है अंदर वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हाइट कलर के या ब्राउन कलर के दाने पड़ने लगते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉप्लिक स्पॉट कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पे पूछा गया था कॉप्लिक स्पॉट किस रोग में देखने को मिलते हैं, तो आप बताएंगे ये मिजल्स में देखने को मिलते हैं। ओके, राइट आंसर खसरा या मिजल्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, आप पढ़ लें अपना क्वेश्चन और अपना आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 15, पोलियो वायरस संक्रमण के 91 से 96 मामले, ये परसेंटेज में बात लिखे 91% टू 96% मामले किस पोलियो के होते हैं। इसमें भी कई टाइप होते हैं, देख ले आप। विच पोलियो अकाउंट फॉर द 91 टू 96 ऑफ द पोलियो 96% ऑफ द पोलियो वायरस इन्फेक्शन, वो किसके होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, कई बार रिपीट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, ये लिखा है ये लिखा है एसियोमेटिक, इस तरह आप पढ़ लें। यहाँ पर ये लिखा है एजेम्टोमेटिक, यहाँ पर आप स्पेलिंग पे फोकस करें क्योंकि काफ़ी टफ वर्ड है। ये लिखा है एजेम्टोमेटिक, ये 91 से 96% के लिए जिम्मेदार होता है पोलियो वायरस। ओके, ये इसके कारण हो जाता है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो वो किस वायरस के होते हैं? पोलियो वायरस संक्रमण के जो 91 से 96% मामले किस पोलियो के होते हैं? वो होते हैं इसके एसिम्प्टोमेटिक पोलियो के। ओके, ये आप इसी तरह याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये सेम टू सेम कई बार इसी तरह पूछा गया है। ठीक है, ये एसिम्प्टोमेटिक लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया जन्मजात हृदय रोगों का सर्वसामान्य प्रकार कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कंजेनिटल हार्ट डिसीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा VSD। जो जन्मजात हृदय रोगों का सर्वसामान्य प्रकार कौन सा होता है? VSD होता है। कई बार हमने इसे पिछले वीडियो में डिफाइन किया है, कभी कभी आपसे ये पूरा फुल फॉर्म दे दिया जाता है। ठीक है, VSD का जो पूरा नाम होता है, लिखा है वेंट्रिकुलर सेप्टिकल डिफेक्ट कहा जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हार्ट डिफेक्ट। ये सबसे कॉमन टाइप का हार्ट डिफेक्ट होता है। ओके, जन्मजात जिसे कहा जाता है, कंजेनिटल के नाम से जाना जाता है। VSD मोस्टली मिलता है, जब ना मिले तो आप बताएंगे इसका फुल फॉर्म मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, 17 नंबर आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है फ्लूइड, यहाँ पर दिया गया फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन आप पढ़ लें, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। बाय व्हाट नेम इज द फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। जो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन का मतलब ये, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट को किस नाम से जाना जाता है? आइसोटोनिक, ये लिखा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, सभी टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, समझ लेने बार बार से, एक बार में अच्छे से। इन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन देयर इज एन इक्वल लॉस ऑफ वाटर एंड द सोडियम। जब आपसे पूछा जाए कि आइसोटोनिक में क्या क्या कमी होती है या किस चीज़ की कमी होती है, तो आप बताएंगे इक्वल मात्रा में, मतलब बराबर मात्रा में पानी और सोडियम की बॉडी में कमी हो जाएगी तो उसे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इंग्लिश में ये लिखा है, हिंदी में आइसोटोनिक निर्जलीकरण। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसी तरह पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब शरीर में, आपकी बॉडी में पानी और सोडियम की बराबर मात्रा में
जब कमी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, तब आपका आंसर होगा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है, फिर है एंड वोमिटिंग एंड दी डायरिया आर द टू मोस्ट कॉमन काजेज। इसके जो दो कॉमन काजेज है, जो मोस्ट कॉमन काजेज होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, कैसा, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है। तो जब लोगों को उल्टियाँ या डायरिया ज़्यादा हो जाता है तो इसके जो परिणाम होते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में होता क्या है, पानी और सोडियम की बराबर मात्रा में कमी हो जाती है। ओके, इसी को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बात करेंगे तो आइसोटोनिक निर्जलीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट आप समझ लें अच्छे से आज। फिर यहाँ पर मेंशन है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। यहाँ पर आइसोटोनिक था, यहाँ पर हाइपोटोनिक। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें जो हम बोल रहे हैं उसे आप लिख सकते हैं। ओके, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, इट काज्ड बाय द ग्रेटर लॉस ऑफ द सोडियम देन वाटर। इस पे क्या होता है, सोडियम का ज़्यादा लॉस हो जाता है, पानी का कम होता है हमारे बॉडी में, तो इसे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहा जाता है। जब बराबर मात्रा में पानी और सोडियम की कमी होगी तो उसे आइसोटोनिक कहेंगे। जब सोडियम की ज़्यादा कमी होगी और सोडियम की ज़्यादा कमी होगी पानी की अपेक्षा बॉडी में, तो उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, सोडियम का बॉडी से ज़्यादा लॉस हो जाएगा और पानी का कम होगा सोडियम की अपेक्षा, तो इसे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है यहाँ पर, द यूजेज ऑफ द डाईयूरेटिक्स इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसका जो मोस्ट कॉमन है का डाईयूरेटिक जब ज़्यादा मात्रा में यूज की जाती है तो इसकी वजह से हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाता है। ज़्यादा बात समझ में ना आए तो इतनी बात लिखो, सोडियम की ज़्यादा कमी हो जाएगी पानी की अपेक्षा हमारी बॉडी में, तो उसे हम हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे। जब बॉडी में बराबर मात्रा में सोडियम और वाटर की कमी आ जाएगी तब इसे आइसोटोनिक कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से फैक्ट आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसा लिखा है इसी तरह आप इसे लिखें। ये लिखा है हाइपोवोलेमिया इज अ डिफिसिट ऑफ दी बॉडली फ्लूइड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन लिख लें, याद कर लें आप, हाइपोवोलेमिया के नाम से जाना जाता है जब बॉडी में कमी हो जाती है फ्लूइड की। मोस्टली कंसीडर किया जाता है, फ्लूइड का मतलब यहाँ पर होगा ब्लड और प्लाज्मा को देखा जाता है। जब ब्लड और प्लाज्मा की बराबर मात्रा में या कमी हो जाएगी, ब्लड और प्लाज्मा की हमारे ब्लड में, ठीक है, ये जब इसकी कमी हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, उसे हाइपोवोलेमिया के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग ध्यान दें, हाइपोवोलेमिया, इसमें फ्लूइड की कमी हो जाती है। आप इसी तरह लिख लें, बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, उसे हाइपोवोलेमिया के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बनता है, यहाँ से हाइपरवोलेमिया किसे कहते हैं। यहाँ पर हाइपो लिखा है, यहाँ पर हाइपर लिखा है। इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द ब्लड पर्टिकुलरली ये लिखा है ब्लड प्लाज्मा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब असाधारण रूप से हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड का आयतन है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, कहाँ, ब्लड में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हाइपरवोलेमिया के नाम से जानते हैं। जब कमी हो जाएगी तो इसे हम कहेंगे, मतलब कमी किसकी होगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का आयतन है वो हमारी बॉडी से जब कम हो जाएगा, जो हमारे, और ये जो क्या लिखा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो लिखा है यहाँ पर वर्ड, इसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्लड में पाया जाता है, जब इसकी कमी हो जाएगी तो इसे हाइपोवोलेमिया कहेंगे, और जब बढ़ जाएगा बॉडी में तो इसे हाइपरवोलेमिया कहेंगे। हाइपो इतने वर्ड पे ध्यान करना है आपको। ओके, मोस्टली जो ब्लड में पाया जाता है फ्लूइड वो कौन सा होगा, मतलब प्लाज्मा की कमी हो जाती है। आप इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जैसा लिखा है उसी तरह लिखें और याद करें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, यहाँ पर आप पढ़ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिखा है, बर्न के मरीज की तरल की आवश्यकता की गणना के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में आप पढ़ लें, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बर्न पेशेंट। कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है भाई, जो बर्न मतलब जो व्यक्ति जल जाते हैं, जो पेशेंट हो जाते हैं, बर्न के पेशेंट हो जाते हैं, उनकी जो तरलता की गणना की जाती है उसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, जो उनके डोजेज दिए जाते हैं लिक्विड के या तरलता के, तो रिक्वायरमेंट या पूरी की जाती है, फ्लूइड दिया जाता है, तो किस फार्मूले के हिसाब से पूरा किया जाता है या दिया जाता है, तो उसमें जो फार्मूला यूज किया जाता है ऑप्शन सी है, पार्कलैंड फार्मूला यूज किया जाता है। क्या, पार्कलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना ये मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। द पार्कलैंड फार्मूला इज द यूज ऑफ दी, ये लिखा है रेसक्सटिनेस, ये लिखा है रेसक्टिसेशन, यहाँ से आप पढ़ ले। ऑफ दी बर्न ग्रेटर देन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, इसका मतलब टीबी ऐसे का मतलब है टोटल बॉडी सरफेस ऑफ एरिया इन द चिल्ड्रेंस एंड इलर्ली द फॉर्म्स बर्न ग्रेटर देन द 20%। TBSA टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन द एडल्ट, आप इतना ही समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा बात समझ में नहीं आ रही तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो पेशेंट जल जाते हैं उसके लिए जो फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, आप इतना ध्यान रखें, पार्कलैंड फार्मूला यूज किया जाता है। ओके, बाकी और डिटेल्स मेंशन है, पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ओके, ये लिखा है द पार्कलैंड फार्मूला, दिस फार्मूला इज यूज फॉर द रेसक्टिसेशन टेशन ऑफ द बर्न्स ग्रेटर देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ओके, पढ़ लें आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19, निम्न में से विटामिन कहाँ संग्रहित रहते हैं? वेयर आर दी फॉलोइंग विटामिन स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? लीवर में। विटामिन कहाँ पर संग्रहित रहते हैं? लीवर में। लीवर का मतलब यकृत में। ओके, कभी कभी जिगर में मिलेगा तो राइट आंसर जिगर भी होगा। जो विटामिन संग्रहित रहेंगे कहाँ? लीवर या यकृत में। लेकिन समझ लेते हैं इस टर्म्स को काफ़ी अच्छे से, वो विटामिन कौन से होते हैं जो यहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हेन यू ईट द फूड दैट कंटेन्स द फैट सोल्यूबल विटामिन, दैट विटामिन आर स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू इन योर बॉडी इन योर लिवर्स। इस पे बात किया गया है जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADEK, कौन से होते हैं? ADEK, ये कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं? ये हमारे लीवर में स्टोर्ड होते हैं, ये फैटी वाले, ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन कहाँ पर स्टोर्ड होंगे? क्वेश्चन में इस तरह भी पूछा जा सकता है, तब आपका आंसर होगा लीवर। लेकिन क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है जो विटामिन होते हैं वो कहाँ पर संग्रहित होते हैं? विटामिन में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, विटामिन A और D बॉडी में हमारे कहाँ पर संग्रहित होंगे? तो आंसर होगा लीवर। लीवर मतलब यकृत में संग्रहित होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होते, मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन होते कौन कौन से हैं? ADEK, ये वाले विटामिन लीवर में संग्रहित रहते हैं। और ये फैट टिश्यू जो पाए जाते हैं उसमें भी ये संग्रहित रहते हैं, फैट टिश्यू में और लीवर में ये संग्रहित होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर विटामिन ADEK, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो बाइंड टू द फैट इन द स्टमक एंड आर देन स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू एंड द लिवर। ये हमारे स्टमक में जो फैटी टिश्यू पाए जाते हैं उसमें संग्रहित रहते हैं और यकृत में या लीवर में संग्रहित रहते हैं। कौन से? ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ADEK, ये 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट देख लें, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है विटामिन B1, B2, B3 इस तरह से, ठीक है, 12 तक जाते हैं ये। और जो विटामिन C होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते, ठीक है। इनको ये हमें डेली मात्रा में इनके कंज्यूम्स की ज़रूरत होती है, हमें इन्हें डेली मात्रा में लेना चाहिए। ओके, विटामिन C और B की हमें डेली मात्रा में ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं? स्टोर्ड नहीं हो पाते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी में कौन से विटामिन स्टोर्ड नहीं होते, तो कई बार पूछा गया, तब आप बताएंगे विटामिन C और B विटामिन, B एंड C हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते, ठीक है। स्टोर्ड कौन कौन से रहते हैं? ये वाले ADEK, ये 4 विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं या फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं फैटी टिश्यू में या कहें यकृत में, यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं। जो B और C विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं स्टोर्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन B एंड C, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, हमें डेली मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20, ये लिखा है एन्यूरेसिस का क्या अर्थ है? पढ़ लें आप ही। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया, स्टाफ नर्स में क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये पूछा गया 2017 में स्टाफ नर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी आपका आंसर है जरूर आप कमेंट किया करें, इससे आप सर्च करेंगे, खोजेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा। मोस्टली आप
हमारे सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपसे 70 से 80% हमारे चैनल से ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके एग्जाम्स में। बशर्ते शर्त ये विथ डिटेल के साथ सभी वीडियो आप अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। देख लें, डेली प्रैक्टिस कर लें। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उन्हें क्या करें, आप दोबारा सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं मिल लगते कि आप दोबारा कमेंट करेंगे कोई भी प्रकार का तो आपके पैसे पड़ेंगे। क्योंकि आप स्पीड टेस्ट के माध्यम से अगर डिटेल्स अच्छे समझ चुके हैं तो फिर से क्या करें, वहाँ पर अपना आंसर बताते जाएँ, अपने आप को जांचते जाएँ। ओके, काफ़ी फायदा होगा आपके लिए। दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगी। ओके, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।